हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन इन अ प्लेन। हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दैट these two are examples of two dimensional motion। यहाँ पर हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे। अभी पार्टिकल के मोशन को सर्कुलर पाथ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वन स्पेसिफिक टू सर्कुलर मोशन एंड सेकंड इज अ जनरल डेफिनेशन। नॉर्मली बुक्स में सर्कुलर मोशन वाली डेफिनेशन यानी कि सेकंड डेफिनेशन लिखी होती है, बट दैट इज नॉट अ जनरल डेफिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद जनरल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सपोज कोई पार्टिकल किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनिए, किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ। ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे, किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। एंड लेट अस सपोज आई हैव अ पॉइंट P which is taken as fixed point। ये पॉइंट हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसके रेफरेंस में, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेट अस सपोज दैट at any time t particle was at point A। At any time t particle was at point A while moving along arbitrary path। किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ के अलोंग मूव करते हुए पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंच गया, सच दैट B पॉइंट तक पहुंचने में उसे टाइम लगा डेल्टा t, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना हो गया t प्लस डेल्टा t, और A से B तक का जो टाइम इंटरवल है बेटा वो कितना हो गया डेल्टा t। क्लियर? अब मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं फ्रॉम P टू A। पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक ड्रॉ किया गया है? फिक्स पॉइंट से इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल तक। उसके बाद मैं सेकंड पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं एट पॉइंट B। क्लियर? अब इन दो पोजीशन वेक्टर्स ने यहां पर P पॉइंट के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया, that angle is called angular displacement। This angle is called angular displacement। क्लियर? मैं ये ले सकता हूं कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर है हमारे पास सपोज r1, ये है नया पोजीशन वेक्टर सपोज r2। डेल्टा t टाइम इंटरवल में P पॉइंट के ऊपर जो एंगल सबटेंड हुआ, पोजीशन वेक्टर मूव कर गया r1 से r2 तक। इस दौरान जो एंगल फिक्स पॉइंट P के ऊपर सबटेंड हुआ, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बच्चों? ये डेफिनेशन मैंने समझाई इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी पाथ। अगर मेरे पास पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, क्या उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? आंसर इज यस। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन कि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर है। मैं दो एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन टाइम डेल्टा t। मीन्स अगर मैं ये मान लूँ कि शुरू में पार्टिकल A पॉइंट पे था, यानी कि A पॉइंट पे टाइम की वैल्यू 0 थी, थोड़ी देर बाद पार्टिकल पहुंच गया एट पॉइंट B, यहाँ पर टाइम की वैल्यू हो गई है डेल्टा t। तो A से B तक जाने के दौरान P पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड हुआ, सपोज दिस इज थीटा और डेल्टा थीटा कुछ भी लिख सकते हो। दिस डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल डेल्टा t। पार्टिकल मूव्ड along straight path, but still we can find out angular displacement of this particle। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर लेता P डैश, ठीक है, कहां पे है?
इसी लाइन के अलॉन्ग। नाउ लुक एट द पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू पी डैश। जब टाइम 0 था तो पोजीशन वेक्टर मेरे पास यही आता है ना। अब टाइम डेल्टा टी के बाद पोजीशन वेक्टर इसी लाइन के अलॉन्ग आता है। दोनों पोजीशन वेक्टर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग है। इन दो लाइंस के बीच में अगर दोनों वेक्टर्स लिखूं, से एक R1 है और दूसरा R2 है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, यानी कि P डैश के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है फॉर द सेम टाइम इंटरवल डेल्टा टी। P के हिसाब से अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, फिक्स पॉइंट P है, उसके हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा। पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और पॉइंट लेता हूं P डबल डैश। अगर मैं P डबल डैश के रिस्पेक्ट में दो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं, P डबल डैश A एंड P डबल डैश B, तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आएगा, बट ये क्लियर है कि ये दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आपस में बराबर नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट थोड़ा और दूर ले जाइए। सपोज दिस इज Q, P के पीछे ही लिया बट थोड़ा दूर। इस केस में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में फॉर द सेम टाइम इंटरवल और चेंज हो जाएगा। ये कम हो गया है, सबसे कम था P डैश के लिए। P डैश के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था 0, P डैश के लिए थोड़ा सा बढ़ गया बट नॉट इक्वल टू 0। P के लिए डेल्टा थीटा इन सभी एग्जांपल्स में सबसे ज़्यादा है। P से थोड़ा पीछे Q पॉइंट पे चले गए, तो अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट के चेंज होने से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फिर से चेंज हो गई है। मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच वी कॉल इट एज फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल तो सर्कुलर मोशन ही डिस्कस करना है। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन के लिए मैं समझा रहा था, एक्चुअल तो हमें डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन। अगर मैं सपोज करूं कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, डायग्राम थोड़ी लाइट रह गई है, रीड्रॉ करेंगे। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन में घूमते हुए सपोज पार्टिकल ने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए, सर्कुलर पाथ का सेंटर है O, एंड O से A तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसे आप लिख सकते हो OA वेक्टर। मैं चाहूं तो इसको R1 वेक्टर लिख सकता हूं। दिस इज आल्सो नोन एज रेडियस वेक्टर। ठीक है, हमने O के हिसाब से लिया है, विद रेफरेंस टू O लिया है, तो इसे हम रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं। सेंटर से सर्कल की सर्कमफ्रेंस तक का जो पॉइंट है या जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। क्योंकि हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम इसे रेडियस वेक्टर कह सकते हैं। तो सपोज पार्टिकल वाज एट पॉइंट A व्हेन टाइम इज t। नाउ पार्टिकल मूव्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ। I repeat, particle moved along the circular path and it reaches at point B when time is t plus delta t। यानी कि A से B तक जाने में पार्टिकल को जो टाइम लगा वो है डेल्टा t। अब क्योंकि पार्टिकल की नई पोजीशन B है, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर, या जिसे आप इस केस में रेडियस वेक्टर कह सकते हो, वो भी चेंज हो गया है। अब नया रेडियस वेक्टर हमारे पास हो गया है OB। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो R2 से डिनोट कर सकता हूँ। देखो बेटा ध्यान से, ये R1 एंड R2 दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि इनकी डायरेक्शन इक्वल है। सॉरी क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ऑल्दो इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। दोनों की मैग्नीट्यूड किसे रिप्रेजेंट करेगी? दोनों की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ।
मैग्नीट्यूड इज सेम बट क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो ये वेक्टर्स अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं हो सकते। हमने जब वेक्टर्स पढ़े थे इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या दी थी, दो वेक्टर्स को इक्वल कहा जाता है अगर उनकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज उनकी डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पर बेशक मैग्नीट्यूड सेम है बट क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए हम कहेंगे R1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर, although magnitude of these two vectors is same and equal to radius of the circular path in which particle is moving. क्लियर? A से B तक जाते हुए सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मैं यहाँ पर डेल्टा थीटा को कह सकता हूँ angular displacement. This is called angular displacement. Clear? इसी पॉइंट को एक बार फिर से समझेंगे एक थोड़े से अलग तरीके से। सपोज इस बार पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू नहीं करता, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग शुरू नहीं करता। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बातों को समझाना चाहता हूँ। मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो एक्स एक्सिस है दैट इज टेकन एज रेफरेंस टू मेजर एंगल। तो पार्टिकल शुरू में जब टाइम t था तो पार्टिकल वाज एट पॉइंट ए सच दैट radius vector OA makes an angle theta1 with this reference line that is with x axis. Clear? Particle A से B पॉइंट तक मूव किया, moving along the circular path, और इस केस में B पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल को टाइम लगा डेल्टा t, यानी कि टोटल टाइम हो गया t प्लस डेल्टा t। अब पार्टिकल B पॉइंट पे पहुंचा, नया पोजीशन वेक्टर हो गया OB। क्लियर? इनिशियल पोजीशन वेक्टर था OA। अब इस OB वेक्टर ने रेफरेंस लाइन यानी कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड किया है, θ2। अब मुझे A से B तक का, जब पार्टिकल A से B तक मूव करता है उस दौरान का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। We are going to calculate angular displacement while particle moves from position A to position B. तो angular displacement आपको बेसिकली ये एंगल चाहिए होगा, एंगल subtended at the center from by the two position vectors. First position vector is taken from initial position, second position vector is taken for final position. तो ये एंगल मेरे पास कितना आएगा, सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करोगे you will get θ2 minus θ1. This is angular displacement. Okay? अब आप लोग दोनों डेफिनेशंस पढ़ो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। हमने पोजीशन वेक्टर लिया था, वहां पर हमने रेडियस वेक्टर नहीं यूज किया था वर्ड। रेडियस वेक्टर तो सर्कुलर पाथ में ही यूज करेंगे। अगर हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी पाथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की पाथ की बात कर रहे हैं, तो वी विल यूज वर्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है? Angle subtended by a position vector of a particle moving along arbitrary path with respect to a fixed point is called angular displacement. Second definition, which is specifically for circular motion only. ये क्या है? Angular displacement of an object moving around a circular path is defined as the angle subtended at the center. As the angle subtended at the center of the circular path in the given time. दिए हुए टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर जितना एंगल सबटेंड किया या रेडियस वेक्टर ने जितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? ये पॉइंट हम थोड़ा सा
पहले भी बीच में कहीं कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान से समझो बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़े परेशान करने वाला कंसेप्ट है एज फार एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इज कंसर्न्ड। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, if angular displacement is infinitesimally small means very small, and say it is denoted by a symbol d theta, then it is a vector quantity. Then it is a vector quantity. तब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा वेक्टर से डिनोट कर सकता हूँ। बट अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है, इज लार्ज, ठीक है, बड़ा है, हम इसको बहुत छोटा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल नहीं मान सकते, उस केस में angular displacement is taken as scalar quantity. Angular displacement is taken as scalar quantity. अब भाई ये क्या पंगा है? हमने कहा था कि कोई भी क्वांटिटी ऐसे वेक्टर क्वांटिटी तभी क्वालिफाई होती है जब वो वेक्टर अलजेब्रा के सभी लॉज को फॉलो करे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ एसोसिएटिव इन नेचर। तो अगर ये लॉज फॉलो होते हैं तभी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। समस्या क्या होती है? जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है, उस केस में हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। मैं अगर इनको वेक्टर मान लूँ तो मैं ये रूल अप्लाई नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, जबकि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो ये लॉ फॉलो होता है। डी थीटा 1 वेक्टर प्लस डी थीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा 2 वेक्टर प्लस डी थीटा 1 वेक्टर। ये पार्ट ये क्यों नहीं है, ये पार्ट आज हम लोग पेंडिंग रखेंगे, इसको बाद की डिस्कशन में इसी चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। क्या ये क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये आप याद रखोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब स्केलर है एंड कब वेक्टर है। बट फिर अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या है? देन व्हाट इज डायरेक्शन? आंसर इज, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम दो रूल्स यूज कर सकते हैं। वन इज राइट हैंड थंब रूल एंड सेकेंड वन इज राइट हैंड स्क्रू रूल। मैं 100% केसेस में राइट हैंड थंब रूल ही यूज करूंगा, ठीक है? वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। लेट मी एक्सप्लेन दिस रूल। मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ए पॉइंट से पार्टिकल बी पॉइंट तक मूव किया। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ गिवन टाइम। ओके, राइट हैंड में ये पाल्म हो गई और ये हो गया थंब। इनके बीच में आपस में एंगल बना लो भाई साहब 90 डिग्री, ठीक है? राइट हैंड की फिंगर्स को बंद करना है, मुट्ठी को बंद करना है। लगभग वैसा ही रूल है जैसे कि आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था। आपने अपने इस हाथ को रखना है उस रीड इस वेक्टर के अलोंग, यहाँ से शुरुआत हुई है। अपनी मुट्ठी को बंद करना है जिस तरह पार्टिकल मूव किया है। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस एग्जांपल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ आया है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? कब? जब पार्टिकल मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
राइट हैंड थंब रूल हमने अप्लाई किया तो हमने देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई वो क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिस प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ है एंड इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये आप कह सकते हो एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग एक्ट करे, ये एक्सिस भी है, ठीक है। अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल के सेंटर से पास करने होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सिस भी बनेगी, यानी कि ये जो वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे तो वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन की थी एज पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स कौन से थे, वो वेक्टर्स जो एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं, जो अपना इफेक्ट जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उससे परपेंडिकुलर प्लेन में पैदा करते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। मींस वेक्टर की डायरेक्शन तो प्लेन के बाहर है बट बाहर कुछ मूव नहीं कर रहा, बाहर की डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो उसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में है, ठीक है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर प्लेन में इफेक्ट पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर एंड हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी टेकन एज एक्सियल वेक्टर। अब एक कन्वेंशन है कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव से कभी डिस्कशन करनी हो तो हम लोग इन जनरल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम एज्यूम करते हैं नेगेटिव। ये कन्वेंशन बच्चों हम लोगों ने जब मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब भी डिस्कस की थी। सो दिस इज टेकन एज एंगुलर displacement in anti-clockwise direction will be taken as positive and in clockwise direction it will be taken as negative। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। अब अगला पॉइंट हमारा आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या हैं। बिकॉज ये सिर्फ एक एंगल ही है तो इसके यूनिट्स भी एंगल वाले ही होने चाहिए और एंगल के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियन। तो इसका मतलब अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स लिखूंगा तो ये होने चाहिए रेडियन, ठीक है, डिनोटेड बाय सिंबल रेड, RAD। क्लियर? ध्यान रखना है जब भी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो, जब भी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो तो कभी भी वैल्यू डिग्री में नहीं लिखनी। अगर डिग्री में गिवन भी है तो कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, पक्का से पक्का इसको रेडियन में कन्वर्ट करना ही करना है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री, कहीं ना कहीं पक्का से गलती कर बैठोगे। कभी नहीं लिखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री। बेटर क्या है आप लिखोगे, ये मत लिखो बेटा, आप क्या लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30 इंटू पाई बाय 180 यानी कि पाई बाय 6 रेडियन। यूनिट्स को पक्का से रेडियन में कन्वर्ट करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, एंगल के बारे में डिस्कशन की है, हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला कई बार यूज कर चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R सीख लिया था। इनफैक्ट आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला भी मेमोराइज कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू L/R।
आपको याद होगा वहाँ पर भी मैंने बहुत बार आपको ये बात बोली थी कि थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। वे एल रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ आर्क एंड आर रिप्रेजेंट रेडियस पार्टिकल मूव किया A से B तक, O रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा एंड दिस थीटा कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L बाय R। क्लियर। अब हमारी डिस्कशन आ गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए। हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L बाय R। L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लेंथ का है। R इज रेडियस, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लेंथ का है, लेंथ अपॉन लेंथ। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी अ dimensionless quantity. m0, l0, t0 should be dimensional formula of angular displacement. Clear जी? Next topic is angular velocity. Angular velocity is denoted by symbol omega. W को थोड़ा सा कर्ली कर दो, that will represent omega. Define कैसे करना है? It is defined as the ratio of angular displacement covered and the corresponding time taken. अगर हम पुरानी एग्जाम्पल ही फिर से लें, सपोज हमारे पास एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इट मूव्ड along the line AB in the circular path such that angular displacement is delta theta and time taken to move from point A to point B is delta t. Angular displacement is delta theta. Angular displacement क्या है? Angle subtended at the center by the radius vector during the time interval delta t. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा और टाइम लगा डेल्टा टी। सो दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। अगर इसके यूनिट्स लिखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स होते हैं रेडियन, टाइम के होते हैं सेकेंड, तो ये बन जाएंगे रेडियन पर सेकेंड। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला m0, l0, t0 हमने जस्ट अभी पढ़ा। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया t। इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास बन जाएगा m0, l0, t -1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक वैसे ही हम डिफाइन करेंगे जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन किया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था? ए पार्टिकल इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। यहाँ हमने वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया था, वहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ कर देंगे टू डिफाइन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ए पार्टिकल इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। टाइम इंटरवल जितना चाहे छोटा क्यों ना हो, अगर पार्टिकल ने बराबर के टाइम में बराबर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो पार्टिकल के मोशन को या पार्टिकल की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहा जाएगा। क्लियर। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सेम कंसेप्ट है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, अगर मैं बात करूं सेकंड हैंड की, हमारी घड़ी के सेकंड्स वाले हैंड की बात करूं, हमें पता है कि वो हर बार बराबर के टाइम में बराबर का ही एंगल कवर करती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि पूरे 1 मिनट में इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 मिनट
सेकेंड हैंड कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? एक पूरा चक्कर लग गया, कितना? 360 डिग्री नहीं बोलना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? एक रोटेशन में यानी कि 1 मिनट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई रेडियन। आपको याद है पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2 पाई रेडियन। क्लियर बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई रेडियन। ये हो गया। तो टाइम टेबल कितना है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा मेरे पास कितना है? 2 पाई रेडियन। और टाइम टेकन बच्चों कितना है? 60 सेकेंड। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 30, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी फॉर सेकेंड्स हैंड। सिमिलरली आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो फॉर मिनट हैंड। मिनट हैंड के लिए एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? बोलो बेटा। एक चक्कर पूरा करने के लिए घड़ी में मिनट हैंड वाली जो हैंड है उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? कितना? 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 1 आवर का मतलब कितने सेकंड हो गए? 1 आवर मीन्स, बोलो टाइम कितना लग गया? 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। और जब एक चक्कर पूरा हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 360 डिग्री तो लिख नहीं सकते, लिखना तो आंसर रेडियन में है, तो कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाय 3600, ये हो जाएगा पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट्स हैंड। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है अपनी एक्सिस के अबाउट? अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? वो 1 कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इट इज 24 आवर। 24 आवर को मैंने आपको बताया था कि आपको सेकंड्स में इसकी वैल्यू याद रख लेनी है। ये पूरी +1+2 फिजिक्स में बहुत बार यूज होगी। 86400 सेकेंड। टाइम इंटरवल, टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस t। ठीक है। अगर एक चक्कर पूरा हुआ है तो उस दौरान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 कंप्लीट रोटेशन में तो हमेशा 2 पाई रेडियन ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो बेटा यहाँ पर मैंने डेल्टा टी या डेल्टा थीटा नहीं लिखा, डजेंट मैटर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम फॉर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन फॉर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा बाई टी। थीटा इज 2 पाई, t is 86400, you will get pi upon 43200 radian per second. This is angular velocity of Earth about its own axis. उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तो हो गया। नेक्स्ट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा कि अगर पार्टिकल अनइक्वल, इफ अ बॉडी डिस्क्राइब्स unequal angular displacement in equal intervals of time, unequal angular displacement in equal intervals of time, then
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑफ द बॉडी विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में पहले 10 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले 10 सेकंड में फर्स्ट 10 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज 1 रेडियन, ठीक है। अगले 10 सेकंड में नेक्स्ट 10 सेकंड्स, ठीक है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड्स में ये वैल्यू हो गई 3 रेडियन। बात को ध्यान से समझो, ये टोटल टाइम लिख रहा हूँ, यहाँ पर टाइम टेबल कितना आया 10 सेकेंड, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये t1 t2 लिख लो, θ1 θ2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ 3 रेडियन, क्लियर। इसके बाद अगले 10 सेकेंड में देखते हैं, मान लो कि यहाँ पर θ3 की वैल्यू आती है 10 रेडियन, तो अगले 10 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास 6 रेडियन। देखो यहाँ पर टाइम इंटरवल्स इक्वल आ रहे हैं, मैंने 3 केस लिए, टाइम 0 से भी समझना शुरू कर सकते हैं। हर बार टाइम इंटरवल कितना था 10 सेकंड, बराबर के टाइम इंटरवल है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर बार अलग अलग आ रहा है। पहले केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था 1 रेडियन पहले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में है 3 रेडियन, उससे अगले 10 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 6 रेडियन। तो टाइम इंटरवल इक्वल है बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, अनइक्वल है। सच अ केस विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब फैन स्पीड गेन कर रहा होता है, एट द टाइम व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑन, वो 0 स्पीड से चल रहा होता है तो अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है। जब कुछ देर बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, हम सिर्फ किस टाइम की बात करें जब उसको स्विच ऑन किया गया, उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना। तो तब उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली अगली डेफिनेशन पे चलेंगे, हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन आएगी। देखिए हेडिंग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे इसको भी बना लीजिए हेडिंग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल वही डेफिनेशन, वही कंसेप्ट जो आपने एवरेज वेलोसिटी के लिए किया था। एवरेज वेलोसिटी के लिए डेफिनेशन क्या थी, बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, इट विल बी डिफाइंड एज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered by an object, by a particle, and total time taken to cover that distance. So a total time taken to cover that angular displacement, total time taken to cover that angular displacement, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डेल्टा थीटा अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। आप यूँ समझो ये क्या है, दिस इज यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअल मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, बट अगर हमें उसे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ एवरेज या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये कंसेप्ट हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था जब मैंने आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी पढ़ाई थी, तो दोबारा से सारी कहानी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तब मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। लिखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
angular velocity at a particular instant of time is called instantaneous angular velocity. It is defined as angular velocity at a particular instant of time, एक खास पल के ऊपर जो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आप पूरा लिख लेना, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। हमने इसको कैसे डिस्कस किया था जब हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी की बात की थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी। सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, दिस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज दिस डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी? ये क्या है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये इसका मतलब क्या है? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब है टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0, दैट इज टाइम इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है। एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, infinitesimally small such that it approaches to 0, this is called instantaneous angular velocity। हमने तब वर्ड्स कैसे यूज किए थे, मैं जैसे जैसे पेन के टिप रखूंगा वही वही वर्ड बोलता चला जाऊंगा। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अराउंड ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0। तो आपको बेटा घूमते हुए यहाँ से ऐसे पहुँचना है। देखो दोबारा से लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोलो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एल टी आ गया लिमिट, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या हो गया? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अराउंड अ स्मॉल टाइम इंटरवल when time interval approaches to 0, when time interval approaches to 0, जब टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करे उस समय जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। इट मे बी रिटन एज डी थीटा बाय डी टी। हमें पता है डी थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी 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 स्मॉल चेंज इन थीटा। डी टी रिप्रेजेंट करता है वेरी 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 स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ डी थीटा की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इट इज आल्सो एन एक्सियल वेक्टर एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा एंड डायरेक्शन किस तरफ है? सेम as that of d theta vector। जिस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उस तरफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
linear velocity is denoted by symbol v, angular velocity is denoted by symbol omega। तो इसके लिए रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, an object which is moving in circular path of radius r such that center of the circular path is O. Let us suppose at any time t particle is at point P. At any time t particle is at point P and having position vector r. हैविंग पोजीशन वेक्टर, या आप इसको रेडियस वेक्टर भी कह सकते हो, रेडियस वेक्टर r. पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q in a time of delta t such that new time is t plus delta t, and new position vector which is also called radius vector in this case is r plus delta r. न्यू पोजीशन वेक्टर इज r प्लस डेल्टा r। डायग्राम क्लियर है? यहाँ पे ये ध्यान देना है वेक्टर r की मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर r प्लस डेल्टा r की मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे, दोनों ही रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये क्लियर है? बढ़िया। ये भी आपको क्लियर है कि बेसिकली यहाँ पर OP वेक्टर क्या है? R वेक्टर है एंड OQ वेक्टर है R प्लस डेल्टा R। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों OQ वेक्टर को लिखा है R प्लस डेल्टा R। कंसेप्ट क्या है कि OP इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रेडियस वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। जब पार्टिकल P से Q पॉइंट तक जाता है तो डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर चेंज हो जाती है, तो नेचुरली वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, नेचुरली वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? एंड लेट अस फर्दर सपोज दैट ड्यूरिंग दिस इंटरवल angular displacement covered by the particle is delta theta. In time of delta t, angular displacement by the particle is delta theta. Okay, now let us refer this length PQ. This is length of arc PQ. I will use simple concept theta is equal to L by R. तो length of arc PQ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ विद सिंबल L। ठीक है? यू वॉन्ट टू नोट डाउन विद डेल्टा L, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट है। ठीक है? डेल्टा L लिखना इसलिए कंफर्टेबल है क्योंकि हम सब जगह जो चेंज है वो डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने चेंज इन टाइम लिखा है डेल्टा T, यहाँ पर भी हमने पोजीशन वेक्टर का चेंज लिखा है डेल्टा R, या रेडियस वेक्टर का चेंज कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा थीटा की जगह डेल्टा थीटा, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। क्या ये स्टेप क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू L बाय R। लेंथ ऑफ आर्क है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। यहाँ पर R रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, एंड रेडियस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है? रेडियस वेक्टर वेरिएबल है बट रेडियस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड उसके बाद अगले स्टेप में दोनों तरफ से डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डेल्टा t। नाउ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t ये तो रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, बट मुझे अगर चाहिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी तो मेरे पास कंडीशन होती है डेल्टा t शुड अप्रोच टू जीरो। डेल्टा t यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल होना चाहिए, शुड बी वेरी 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 स्मॉल। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू टेक लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t is equal to limit delta t approaches to 0 delta L by delta t।
ये स्टेप क्लियर है। अभी अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अराउंड ए स्मॉल टाइम इंटरवल व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। इस वैल्यू का क्या नाम था? इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट ऑन द राइट साइड। सीधा ही कर लेते हैं एक स्टेप में। डेल्टा एल क्या है अपने पास? डेल्टा एल है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड। फिलहाल जब मैं ये बात कर रहा हूँ, जब मैं पूरी आर्क ले रहा हूँ, जब मैं टाइम इंटरवल को जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा, डेल्टा टी है मेरे पास टाइम या टाइम इंटरवल, जितनी देर में ये डिस्टेंस कवर हुआ। क्लियर? एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करूँगा। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो मैं इसको लिखूँगा विद वेक्टर पी क्यू। थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। जो पी क्यू है वो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। क्या ये स्टेप क्लियर है? बढ़िया। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, टाइम इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। ये पी क्यू डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। पी क्यू डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, क्यू पॉइंट बहुत ही पी पॉइंट के नज़दीक होगा। मैं ऐसा करता हूँ समझाने के लिए, पी और क्यू पॉइंट को नज़दीक करके थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? ये भी मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक ड्रॉ नहीं करूँगा, नहीं तो आपको डायग्राम दिखेगी ही नहीं। इट इज़ लाइक दिस, पी एंड क्यू आर क्लोज बिकॉज डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं अब पी क्यू वैक्टर को बनाऊं, मीन्स अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाऊं, तो यू कैन हैव ए फील कि यहाँ पर जो पी क्यू वैक्टर है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो डिस्टेंस है वो सेम हो गए हैं। बेटर वर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पी क्यू दोनों सेम हो गए हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इफ़ टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आप लोग ये सारी बात डायग्राम में मत लिखना, कॉपी में थोड़ा साइड में लिख लेना। इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, देन लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इज नियरली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। इनफैक्ट ये इक्वल ही होंगे जब ये जीरो को अप्रोच करेगा। लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। ओके, यानी कि जब टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच करेगा तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये वेक्टर पी क्यू या डिस्प्लेसमेंट पी क्यू की मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। बढ़िया। अब मेरे पास ये पूरी वैल्यू क्या आ गई है? याद करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं, काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन। वहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी अराउंड ए स्मॉल टाइम इंटरवल व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। वही डेफिनेशन यहाँ पर भी फिट बैठ जाएगी। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को फिट करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ विद सिंबल v। v यहाँ पर मेरे पास स्पीड भी कहा जा सकता है और इट मे बी टेकन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इट मे बी टेकन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। प्लीज कीप इन माइंड दैट जब तक हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम आएगी। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे इसको स्पीड कहने में भी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहने में भी कोई परेशानी नहीं है। हमें यही रिलेशन ड्राइव करना था, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। बट यहाँ पर कंसर्न क्या है कि बेशक मैं इसको स्पीड कह सकता हूँ, बट एक्चुअली आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट्स डायरेक्शन आल्सो। मैं इसको एज ए वेलोसिटी डिस्कस करना चाहता हूँ। सो
लेट अस फोकस ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। डायरेक्शन के लिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वाली कंडीशन को डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P जिसके लिए पोजीशन वेक्टर था R, ये है सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। फिर पार्टिकल गया P से Q पॉइंट तक। मैं इस इंटरवल को बहुत छोटा मान लेता हूँ, ठीक है। हमने कंडीशन लगाई है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जब ये कंडीशन अप्लाई की है तो उस केस में मैं इसे डी थीटा भी कह सकता हूँ। क्लियर। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो जाएगा डी एस, दिस इज डी एस। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा तो यू कैन नोटिस दैट दिस इज रेडियस वेक्टर आर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, मैं पी एंड क्यू पॉइंट्स को हटा रहा हूं ताकि आप लोग डायग्राम में अच्छे से इस एंगल को ऑब्जर्व कर पाओ। क्या ये आपको एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है? लुक केयरफुली, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसको और बढ़िया समझने के लिए ds को और छोटा कर दीजिए, ठीक है। मैं डायग्राम और बना के देखता हूं, बट डायग्राम कंजस्टेड होती चली जाएगी तो दिखना इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। बट यू विल मस्ट हैव दिस फील कि ds एंड जो रेडियस वेक्टर हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते चले जाएंगे। और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। वेलोसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम होगी, जिसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अगर एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करूँ जिसमें दो टाइम्स यानी कि टाइम इंटरवल ड्रॉ ना करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा विद द रेडियस वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एंगल 90 डिग्री विद द रेडियस वेक्टर। यहाँ पर देखो ds और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जिसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर के बीच में भी एंगल 90 डिग्री ही होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड कंक्लूजन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। velocity vector and radius vector are perpendicular to each other in circular motion. Clear? Now let us recall omega. ओमेगा क्या है हमारे पास? एक्सियल वेक्टर। अगर मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो मेरे पास एक्सियल वेक्टर होगा, ओमेगा वेक्टर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। हमने राइट हैंड थंब रूल से सीखा था, हमने अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि अगर मैं ओमेगा एंड आर वेक्टर के बीच में एंगल देखूं तब भी 90 डिग्री आ रहा है। अगर मैं ओमेगा एंड वी वेक्टर के बीच में एंगल देखूं तब भी 90 डिग्री आ रहा है। मींस मैं ये कह सकता हूं कि लीनियर वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने एक रिलेशन लिखा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी हमने ड्राइव किया है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको ये नहीं लिखना v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये गलत है, ये रॉन्ग अप्रोच है, ऐसा नहीं करना। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर इज नॉट सेम एज दैट ऑफ पोजीशन वेक्टर। इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम होती तो हम ऐसे लिख पाते। इन दोनों में आपस में एंगल कितना है? इन दोनों में आपस में एंगल है 90 डिग्री। इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं क्रॉस वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो v वेक्टर इज रिटन एज ओमेगा क्रॉस r। v vector is written as omega cross r।
ओमेगा एंड आर तो परपेंडिकुलर है ही हैं, और हमें ये बात पता है कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ आई जे के कैप कंपोनेंट्स। हम इस डायग्राम को रेफरेंस लेंगे। आर वेक्टर की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, जो ओमेगा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये वैल्यू हमारे पास आएगी के कैप एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पर मेरे पास ओमेगा वेक्टर के कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा। वेक्टर्स को थोड़ा सा रिकॉल करो। वेक्टर्स में हमने क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए आई जे के कैप लिख के एक सर्कल बनाया था। हमने लिखा था के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। हमने कहा था कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, इन एरोस की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव आएगा, अगर इससे उल्ट चलते हैं तो नेगेटिव आएगा। हम चले हैं के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन में, तो जे पॉजिटिव या जे कैप पॉजिटिव आएगा। मीन्स अगर मैं यहाँ से ओमेगा क्रॉस आर को लिखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी ओमेगा आर जे कैप। नाउ लुक एट द डायग्राम। डायग्राम में भी जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, यानी कि डायरेक्शन जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, ओमेगा आर क्या था? स्पीड, मैग्नीट्यूड है तो ये स्पीड v इंटू जे कैप, v इंटू जे कैप क्या हो जाएगा? v वेक्टर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ध्यान रखना है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसको r क्रॉस ओमेगा नहीं लिखना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। आपको याद है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि ओमेगा को लेफ्ट साइड में लिखना है, r को राइट साइड में। ओमेगा क्रॉस r इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यू मस्ट हाईलाइट इन योर नोटबुक। Next topic is uniform circular motion. When a point object is moving in a circular path such that its angular velocity remains constant, then motion of the point object is called uniform circular motion. अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमते हुए अपनी ओमेगा की वैल्यू को कांस्टेंट रखता है, ओमेगा remains constant, then motion of the object will be called uniform circular motion. Omega has two parts, magnitude and direction. अगर इसकी magnitude और direction दोनों सेम रहते हैं तब हम मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें समझाने वाला कुछ खास है नहीं है। आप सिंपल लॉजिक से सोच सकते हो कि अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जैसे हमने मिनट हैंड की एग्जांपल की है आज के लेक्चर में ही, सेकंड हैंड की एग्जांपल की है, हमने रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस की बात की थी। ये सब जो मोशंस हैं ये क्या हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। इसमें इन सभी मोशंस में कहीं पे भी पार्टिकल का ओमेगा चेंज नहीं होता। पिक्चर को और क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पर मिनट हैंड बनाता हूँ। ठीक है, दिस इज सेम मिनट हैंड एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द टिप। point A is टिप ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, अगर हम मिनट हैंड की टिप को देखते हैं तो ये टिप हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। दिस टिप कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। एट द सेम टाइम इसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। कंसेप्ट बड़ा क्लियर है हमारे पास। इस टिप ने, ए पॉइंट ने इक्वल टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही कवर करना है।
यानी कि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और स्पीड क्यों कांस्टेंट रहेगी? हमने अभी अभी रिलेशन ड्राइव किया है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर रेडियस है, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओमेगा हमने डिफाइन कर दिया कि ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब v की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। नोट दिस पॉइंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वो देखिए कैसे, अगर ये टिप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो ए पॉइंट पे यहाँ पर दिस इज वेलोसिटी वेक्टर से v1 एंड हियर दिस इज रेडियस वेक्टर r1। वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, हमने जस्ट पिछले लेक्चर में पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया है। अब अगर पार्टिकल यहाँ ये मिनट हैंड यहाँ पहुँच जाता है तो अब वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मिनट हैंड यहाँ पे पहुँच गया तो डेफिनेटली वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज रेडियस वेक्टर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहे हैं बट रेडियस या स्पीड दोनों कांस्टेंट रहेंगे। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें एंगुलर स्पीड कह लो, एंगुलर वेलोसिटी कह लो, दोनों कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। इस एग्जांपल में अगर हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में क्या है? हम कह सकते हैं कि अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहे, दूसरा अगर हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में घूमते हुए, ये साथ में कंडीशन लगानी है कि सर्कुलर मोशन में घूमते हुए अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहे तो यहाँ पर मैं सीधा लिख सकता हूँ, अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहे तो हम मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड को अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरी डेफिनेशन में सबसे पहले वर्ड्स जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं इन सर्कुलर मोशन। मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट motion of a particle in a circle, this is a circle and particle is moving along this circle। suppose particle A पॉइंट से चला, A पॉइंट से घूम के वापस particle इसी पॉइंट पे आ गया, घूम के वापस उसी पॉइंट पे आने के लिए यानी कि एक रेवोल्यूशन पूरी करने के लिए जो टाइम पार्टिकल को लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। It is denoted by symbol capital T and it is defined as the time taken by object to complete one revolution on its circular path। क्लियर? जैसे मिनट हैंड के लिए टाइम पीरियड 60 मिनट, सेकेंड हैंड के लिए टाइम पीरियड 60 सेकेंड, आवर हैंड के लिए टाइम पीरियड 12 आवर्स हो जाएगा। अर्थ का सन के अराउंड टाइम पीरियड 365.25 डेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। 3 सिंबल हैं जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, स्मॉल n, f and nu, Greek alphabet nu, n, f and nu are 3 symbols which are used for frequency। and frequency को भी अलग अलग जगह थोड़ा सा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। हम लोग यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई डेफिनेशन विल स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितनी रेवोल्यूशंस पूरी कर ली, दैट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर ली या इन यूनिट टाइम। ठीक है, कई बार यूनिट्स कुछ और लिखे होते हैं, देन यू कैन राइट डाउन इन यूनिट टाइम। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये 0.1 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, 0.1 सेकेंड में सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता है, अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है।
तो बताइए 1 सेकंड में ये कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेगा? नेचुरली है 10 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट होती हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इन दिस केस फ्रीक्वेंसी विल बी 10, एंड फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, HZ, या आप इसको लिख सकते हो 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। RPS स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशंस पर सेकंड। कई बार आपको दिए होंगे यूनिट्स RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में जितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट हुई। मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 RPM, 60 रेवोल्यूशंस 1 मिनट में, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये हो जाएगा 60 रेवोल्यूशन इन 60 सेकंड, यानी कि 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि 1 हर्ट्ज। 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड मीन्स 1 हर्ट्ज। HZ, H कैपिटल आएगा, Z आपका स्मॉल अल्फाबेट आएगा, स्मॉल लेटर आएगा। क्या ये क्लियर है? नाउ यूजिंग दिस concepts we can correlate टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। लिखिए रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। क्लियर? Frequency is equal to 1/t. Reciprocal of time period is called frequency. Next we have relation between angular velocity, frequency and time period. Relation between angular velocity, frequency and time period. ओमेगा, ओमेगा क्या है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के लिए t की वैल्यू जो है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी, एंड एक रेवोल्यूशन के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 2π। यानी कि जब भी पार्टिकल 2π का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो टाइम पीरियड या टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी कैपिटल T। ओमेगा की डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रेवोल्यूशन के लिए 2π है, 360 डिग्री नहीं लिखना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी रिटन इन रेडियन। टाइम टेकन इज T, एंड मोreover 1/t is न्यू। 1/t इज न्यू, यानी कि आई कैन राइट डाउन 2π न्यू। मीन्स ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2π/t या 2π इंटू न्यू। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तीनों आपस में इस सेंस से रिलेट किए जा सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस, what is the cause of uniform circular motion? What is the cause of uniform circular motion? Uniform circular motion क्या है? वो मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। वो मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, जिसमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ अपनी डायरेक्शन तो चेंज करता है बट उसकी स्पीड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। मीन्स इफ वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, consider an object moving in circular path and look at few positions of the particle, say at point A, particle का जो रेडियस वेक्टर है दिस इज r1, पोजीशन वेक्टर r1 एंड वेलोसिटी वेक्टर v1। पार्टिकल चला गया पोजीशन B पे,
रेडियस वेक्टर हो जाएगा r2, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा v2, पार्टिकल चला गया पोजीशन c पे, रेडियस वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r3, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा v3। हमें ये पता है कि रेडियस वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी, यानी कि जितने भी वेलोसिटी वेक्टर्स v1, v2, v3 आए हैं, इन सभी वेलोसिटी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी। बट ये तीनों आपस में v1, v2, v3 आपस में बराबर नहीं है। ये आपस में बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। मीन्स वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हर पल सर्कुलर पाथ में चेंज हो रही है। एट एवरी मोमेंट वेलोसिटी वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कीप ऑन चेंजिंग। जबकि हमें ये पता है कि किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी स्ट्रेट लाइन में जाने की है। वो बिना किसी वजह के, बिना किसी फोर्स के या बिना किसी एक्सेलरेशन के अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। इट मीन्स दैट इस पार्टिकल के ऊपर भी जो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स या कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रही होगी जो कि उसकी डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रही है। बिना फोर्स या बिना एक्सेलरेशन के पार्टिकल खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट ये है कि वो एक्सेलरेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, देयर मस्ट बी some acceleration which is changing direction of motion, which is changing direction of motion of particle, but ये acceleration ऐसी है कि जो स्पीड को चेंज नहीं कर रही। बड़ी अजीब सी बात है, एक्सेलरेशन लग रही है बट वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रही, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो फिर ऐसी एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगी? ऐसा कैसे कर सकती है? देखिए, मैं थोड़ा सा गलत समझाऊंगा, जस्ट एग्जांपल है कन्विंस करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये है वेलोसिटी वेक्टर v। इस वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर कुछ एक्सेलरेशन a इस तरह से लगती है एट सम एंगल, से एट एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पे लगती है। अब मैं इस एक्सेलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लूंगा। क्लियर? ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा हो जाएगा। मैंने एक कंपोनेंट लिया वेलोसिटी के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट लिया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। आप ध्यान से देखो, एक cos थीटा वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है। मींस एक cos थीटा अगर प्रेजेंट है, अगर एक cos थीटा प्रेजेंट है तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हो एज ए cos थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ v, in the direction of v, therefore v या magnitude of v will increase with time। बट हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि मैग्नीट्यूड ऑफ v टाइम के साथ इंक्रीज करे। हमें तो पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि एक cos थीटा प्रेजेंट ही ना हो, कोई ऐसा वेक्टर, कोई ऐसा कंपोनेंट एक्सेलरेशन का प्रेजेंट ही ना हो जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ा या कम कर सके। देखो, कम का मतलब है अगर एक cos थीटा ऊपर की तरफ लगता तो वो कम कर देता है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को, बट हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को रखना चाहते हैं कांस्टेंट। फॉर दैट एक ही इलाज है हमारे पास, वो क्या है कि एक cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अगर एक cos थीटा 0 हो जाए
तो एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होगा, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू ना इंक्रीज कर पाएगी इन मैग्नीट्यूड, ना इंक्रीज कर पाएगी ना डिक्रीज कर पाएगी, मीन स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया cos थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास इस पार्टिकल के ऊपर कोई एक ऐसी एक्सेलरेशन लगनी चाहिए जो कि हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहे, जो कि हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहे। सिर्फ वही एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। आई रिपीट, स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक्सेलरेशन इस तरफ लग सकती है या इधर को। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि अगर एक्सेलरेशन इस तरफ लगती, मैं फिर से गलत एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ लगती तो क्या होता, ये पार्टिकल तो इधर को खींचता है ना, तो यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी सी इधर को जाती, मींस दिस वाज गोइंग टू बी सर्कुलर पाथ, ये गलत ऑप्शन हो गई। अब इस साइड से इमेजिन करो अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम इस तरफ पकड़ के ए को थोड़ा खींच रहे हैं, तो क्या वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा? नेक्स्ट मूवमेंट पे अगले पल वेलोसिटी वेक्टर का टेंजेंट थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी वेक्टर का टेंजेंट थोड़ा और घूम जाएगा। ठीक है, मींस जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन वेक्टर लग रहा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, इसकी डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रही है। अगर आप ए पोजीशन पे देखो ये एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर आप सी पोजीशन पे देखो ये एक्सेलरेशन जो कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जिम्मेवार है, वो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, जिस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, अब इसकी डायरेक्शन हो गई है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। पहले थी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, अब है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, बट इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? वो है इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक होगा उसमें ड्राइव करेंगे। बट एक पॉइंट और ऐड कर दें, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन होगी ऑलवेज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, at any point along the radius towards center। मीन्स अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो रेडियस के along towards center, this will be direction of centripetal acceleration। अगर पार्टिकल यहाँ पे है along the radius towards center, पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुँच गया along the radius towards center। मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अगर मैं आई जे के कैप की टर्म्स में देखूंगा वो तो लगातार चेंज होगी, बट अगर मैं वैसे याद रखना चाहूँ आई विल रिमेंबर इट एज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ऐसी एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाम क्या है? सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ लगने वाली एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन, an acceleration which at any instant या at every instant act along the radius and towards the center of the circular path, along the radius and towards center of the circular path, so that there is change in direction of motion without changing speed, so that there is change in direction of motion, velocity की direction change हो जाए without change in speed is called centripetal acceleration। और एक्सेलरेशन आती कहाँ से है? कोई ना कोई फोर्स लगेगी, वो फोर्स जो कि इस एक्सेलरेशन को पैदा कर रही है,
जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन लग रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वाइस वर्सा भी कहा जा सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। खैर, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।